आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आदिवासीज हैं वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो उनके लिए नुकसानदायक भी बन रही है। So that is what we are going to say in this video. So as you have already read in your history book, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. तो हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, हमने 6th से लेके अभी तक की जो हिस्ट्री है वो पढ़ी है और उसमें हमें ये समझ आया कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी एम्पायर्स की डेवलपमेंट में। कोई बहुत बड़ा राज्य बन रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जंगल का होना, क्योंकि जंगल से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। कोई भी सेटल्ड सिविलाइजेशन अगर बन रही है तो उसमें भी जो फॉरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि जैसे कि मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey, and animal themselves, elephants, the mainstay of imperial armies, all came from the forest. तो क्यों फॉरेस्ट इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट मेटल्स जिनको कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, कोल, टिम्बर हो गया, जो लकड़ी होती है वो हो गया, जो जड़ी बूटियां हैं वो हमें जंगल से मिलती हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम जानवरों से लेते हैं, जैसे कि वैक्स हो गया, लैक एंड हनी हो गया, शहद। तो शहद तो हमें पता है कि जो मधुमक्खी है वो शहद बनाती है, तो वो जो है वो एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अगर जानवर नहीं होंगे, अगर जंगल नहीं होंगे तो कहाँ पे जो मधुमक्खियां हैं वो अपना छत्ता बनाएंगी, कहाँ से हम हनी लेंगे। वैक्स किस तरीके से एनिमल प्रोडक्ट है कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो एक तरीके से वैक्स सिक्रीट करते हैं, तो जो वो वाला वैक्स है उसको हम कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बी वैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जो मधुमक्खियां हैं जब अपना छत्ता बनाती हैं तो उसको बनाते टाइम वो वैक्स एक प्रोडक्ट जो है सिक्रीट करती हैं, एक चीज़, और जिसको हम वैक्स कह रहे हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लैक जो है वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि एक लैक इंसेक्ट होता है वो इस लैक को सिक्रीट करता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें जंगलों से मिलते हैं। एनिमल देमसेल्व्स, जानवर खुद जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें इंपीरियल आर्मीज की, जब बड़े बड़े ये साम्राज्य हुआ करते थे, जब लोग जो हैं सैनिक रखते थे लड़ाइयों के लिए, पुराने टाइम में राजा महाराजा वाली बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या था, हाथी को अपनी सेना में रखा जाता था। तो अगर हाथियों को रखा जाएगा तो हाथी आएंगे कहाँ से? जंगलों से ही तो आएंगे, राइट। तो इन दिस वे फॉरेस्ट plays a very important role in our lives. In addition, the continuation of life depended heavily on forests that help recharge many India's rivers and, as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जंगलों से हमें इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बल्कि जंगल जो है वो हमारी लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब कि हमारे जीने के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ जो है वो बहुत हद तक जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो हम जो है वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। कौन से? पानी और एयर, राइट। तो जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है? वो इंडिया के बहुत सारे रिवर्स को रिचार्ज करने का काम करता है। उसमें पानी जो है वो एक तरीके से और नया पानी लाने में काम करता है, ठीक है। वहीं जो फॉरेस्ट हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी के एयर देने में भी मदद करते हैं। क्यों हम लोग इतनी बात करते हैं कि फॉरेस्ट को बचाओ, पेड़ों को बचाओ? क्योंकि व्हाट ट्रीज डू इज दे एब्जॉर्ब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, राइट। सो व्हाट forest do? Because in forest there are many trees which gives us a lot of oxygen. So if we will start cutting all the forest, then there will be lack of oxygen and the CO2 will start increasing in the environment, and that will lead to the global warming, right? So that is why forest plays a very important role in providing us water and pure quality of air, right? Forest covered the major part of our country till 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over the most of these vast tracts, at least till the mid of the 19th century. So 19th century के टाइम तक, मतलब कि हम 1800s की बात कर रहे हैं, जब 1800 वाला टाइम चल रहा था, उस टाइम तक हमारे देश का ज़्यादातर जो हिस्सा है दैट वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, मतलब कि ज़्यादातर देश के हिस्से पे क्या थे? जंगल थे।
और उन जंगलों में जो रहने वाले आदिवासी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, उनको एक्सेस थी, मतलब कि वो जंगलों में आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और साथ ही साथ जंगलों पे उनका कंट्रोल भी था। मतलब कि उन्हें जंगलों के बारे में नॉलेज थी, वो जंगलों में आराम से आ जा सकते थे और जंगल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे। वो पेड़ काट रहे हैं, फिर नए पेड़ उगा रहे हैं, तो मतलब अपने हिसाब से वो जंगलों को कंट्रोल कर रहे थे। बट ये सब जो था वो टिल मिड 19th सेंचुरी तक हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक ये चीज़ें थी, राइट। मिड 19th सेंचुरी मतलब लगभग 1850s तक हमें ये जो सिनेरियो है कि ज़्यादा जंगल हैं, आदिवासी जो हैं उनको नॉलेज है। नॉलेज तो उनको तभी रहेगी ना जब वो जंगलों में टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। अब मैं इसलिए बताऊंगी आगे कि किस तरीके से जंगलों में जो एक्सेस है आदिवासी की वो कम होने लगी, और इस वजह से क्या होगा कि जो क्रूशियल नॉलेज आदिवासी के पास थी वो भी कम होने लगेगी, राइट। तो इस तरीके से जो जंगलों की सिचुएशन थी वो 19th सेंचुरी तक थी इंडिया में। दिस meant that they were not ruled by large states and empires। अब हम कह रहे हैं कि जो आदिवासी थे वो जंगलों के ही आसपास रह रहे हैं, वो फ्रीली जो जंगल है उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी के ऊपर ये जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं, बड़े बड़े राजाज हैं, वो बहुत ही कम कंट्रोल करते थे। मतलब कि आदिवासी की अपनी एक दुनिया है जहाँ पे ये जो बड़े बड़े राजा हैं, साम्राज्य बन रहे हैं, उनका कंट्रोल इतना नहीं है, राइट। Instead, often empires heavily depended on आदिवासीज for crucial access to forest resources। और ज़्यादातर हमें ये देखने मिला कि ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, साम्राज्य हैं, ये खुद जो आदिवासीज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि आदिवासीज जो हैं उन्हें इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities। तो हम आदिवासीज के बारे में क्या इमेज बनाते हैं? हमें ये लगता है नॉर्मली कि वो मार्जिनल हैं, मतलब कि उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पावरलेस कम्युनिटीज़ हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ये पावरलेस कम्युनिटीज़ होती तो क्या बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो इनके ऊपर आराम से कंट्रोल नहीं कर लेते? क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर है, ये पावरफुल हैं, इनको अपने जीने का तरीका अपने हिसाब से आता है। दैट इज़ वाई दोस एम्पायर्स फेल टू कंट्रोल दीज आदिवासीज। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो पावरलेस कम्युनिटीज़ हैं, राइट। मतलब हम एकदम भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो एम्पायर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही आदिवासीज पे कंट्रोल नहीं किया। बट हम हिस्ट्री में आगे भी ये पढ़ेंगे कि जहाँ हमें ये देखने मिलेगा कि जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने बहुत ही जमकर बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का सामना किया और अपने आप को रूल होने से बचाया, राइट। तो ऐसे हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे और हमें देखने मिलेगा कि जो कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासीज हैं, वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place। तो pre-colonial world मतलब कि जब हमें अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बना लिया था अपना, तो हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम तक जो आदिवासीज हैं वो किस तरह के लोग थे? वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब कि वो शिकार करते थे, जंगलों से वो चीज़ें गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे और उसके हिसाब से वो अपना जीवन चलाते थे। साथ ही साथ वो नोमैड्स थे। नोमैड्स कौन होता है? जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता रहता है। एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और जो आदिवासी थे वो क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कि इसके बारे में तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। ये पूरा एक जंगल है मान लो, तो आदिवासी ने क्या किया, एक ये वाला टुकड़ा जो है उसको काटा, यहाँ के पेड़ जो है वो काटे, जो रिमेन बचा उसको जलाया। जलने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे ऐश बन गई, राख बन गई। राख जो है वो जमीन को मैन्योर प्रोवाइड करेगी, उसको और फर्टिलाइजर जो है वो करेगी। और फिर क्या होगा कि कुछ टाइम तक वो यहाँ खेती करेंगे और जब यहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी, तो दे विल left this piece of land and they will shift to some other piece of land, so they will move here। तो अब वो यहाँ के पेड़ काटेंगे, यहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ साल तक यहाँ पे खेती करेंगे। तब तक क्या होगा, ये वाला जो एरिया था, पीस ऑफ लैंड था, दैट विल ग्रो। यहाँ पे नए जो है पेड़ पौधे उगने लगेंगे। तो इससे जो जंगल है वो एक तरीके से बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ। कुछ टाइम के लिए यहाँ क्या, तो फिर यहाँ पे नए पौधे जो है वो उग गए, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से शिफ्ट करते करते जो बहुत ही बड़े मात्रा में है जंगल, उसका एक तरीके से नुकसान नहीं होता। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कहते हैं, स्लैशिंग बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये जो है, ये वाली जो प्रैक्टिस है वो आदिवासी प्रैक्टिस करते थे। साथ ही साथ कहीं कभी कभी हमें ये देखने मिला था कि वो वन प्लेस पे भी कल्टीवेशन करते हैं, कि एक ही जगह पे वो रहने लग गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करते हुए उन्होंने अपनी एक ही जगह बना ली और सेम पीस ऑफ लैंड पे वो अगेन एंड अगेन कल्टीवेशन करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में रहते थे। Although these remain, for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate
to live as workers in plantations, at construction sites, in industries and as domestic workers। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि although these remain, मतलब कि हालांकि ये सारी चीजें अभी भी हैं, अभी भी हमें देखने मिलता है कि बहुत से ऐसे जो ट्राइबल्स हैं वो अभी भी हंटर गैदरर्स हैं, अभी भी वो नोमैड्स हैं, अभी भी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस कर रहे हैं। बट फिर भी हमें ये देखने मिल रहा है कि पिछले 200 साल में क्या हुआ है, आदिवासी को बहुत ही बड़े नंबर पे, बहुत ही बड़े लेवल पे उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है बहुत सारे कारणों से कि वो अपने जंगलों को छोड़ें और दूसरे जगह पे मूव करें। जैसे कि हमने जो अपनी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें दादू ने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करी थी, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में ये जो सिचुएशन है कि आदिवासी को उनके घर से निकाल देना, उन्हें फोर्स करना कि वो अपने गाँव को छोड़ के जाएं और दूसरे शहरों में एज प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन सब जगहों पे काम करें, तो ये ऐसा हमें 200 सालों में, पिछले 200 सालों में ज्यादा देखने मिल रहा है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस लिए जो आदिवासी हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने घर छोड़ें? इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, इकोनॉमिकली बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो इस तरीके से नई नई इंडस्ट्रीज हमें सेटअप करने की जरूरत पड़ रही है। तो इन सभी चीजों की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि आदिवासी को एक तरीके से पूरी सोसाइटी जो है वो फोर्स कर रही है कि वो अपने जंगलों से निकले, अपने घरों से निकले और वो कहीं और शिफ्ट करें, राइट। उनके घर जो है वो उजाड़े जा रहे हैं इन सभी कारणों की वजह से। फॉरेस्ट पॉलिसीज, नई नई फॉरेस्ट पॉलिसीज आ रही हैं, जंगलों से रिलेटेड लॉज बन रहे हैं, और कई बार जंगलों से जैसे हम ऐसा कोई लॉ सुनते हैं जिसमें कि आदिवासी को जंगलों में फ्रीली आना जाना है वो बंद कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, अब उनकी पूरी लाइफ जो है वो तो जंगलों पे ही डिपेंड कर रही है। अगर आप कोई ऐसा लॉ ला दोगे जिससे कि उनकी एक्सेस ही खत्म हो जाएगी जंगलों की, तो उनकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा, तब उन्हें वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल फोर्स और स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज की कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है। मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक जगह डैम बनेगा, तो अब डैम बनाने के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा जो एरिया है, बहुत सारे जो जंगल है वो पानी में समा जाएंगे, और जिसकी वजह से जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उन्हें कहीं और मूव करना पड़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कि जब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कहीं पे आ जाती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल है, तो वो क्या करने लगती है, कहने लगती है कि आप ये सारे जो जंगल हैं, ये सारे जो खेत हैं वो हमें बेच दो, हम यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो खड़ा करेंगे। तो इन सभी कारणों की वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories। और अगर हम इस पीरियड की बात करें जिसमें अभी हम रह रहे हैं, तो हिस्ट्री में पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको अपने जंगलों की, अपने फॉरेस्ट टेरिटरीज की ज्यादा एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। मतलब जो पहले वो अपने मर्जी से जंगलों में आ जा पाते थे, अपने हिसाब से जंगल का इस्तेमाल कर पाते थे, ऐसी सिचुएशन हमें आज नहीं देखने मिलती है। From the 1830s onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world, Mauritius, the Caribbean and even Australia। तो 1830s के बाद से हमें ये देखने मिलता है कि बहुत सारे आदिवासी जो कि झारखंड में रह रहे थे और आसपास के एरिया में रह रहे थे, वो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स में, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो हैं, जो आदिवासी हैं, वो वहाँ से निकल के इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे प्लांटेशन का काम हो रहा है वहाँ पे वो शिफ्ट करने लग गए। साथ ही साथ दूसरे जो देश हैं उनके प्लांटेशन जो वर्क चल रहे हैं वहाँ पे भी काम करने के लिए बहुत सारे आदिवासी चले गए। जैसे कि मॉरिशस में प्लांटेशन जो वर्कर हैं वो उसके तौर पे वो लोग गए, कैरेबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हमें बहुत सारे आदिवासी देखने मिलते हैं कि वो एज प्लांटेशन वर्कर्स की तरह मूव किए। इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल इन देयर लेबर इन असम। तो इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है वो इसीलिए काम कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लेबर हैं वो आदिवासीज ने प्रोवाइड किया। मतलब कि बहुत सारे जो आदिवासीज हैं वो अपने जंगलों से निकल के एक्चुअली मजबूरी में वो निकले और उन्हें प्लांटेशन एज प्लांटेशन वर्कर की तरह काम करना पड़ा। बहुत सारे जो टी प्लांटेशंस थे असम के, वहां पे उन्हें काम करना पड़ा। तो इनके लेबर की वजह से जो टी इंडस्ट्री है इंडिया की वो इतनी आगे बढ़ पाई। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासीज इन असम अलोन। और अगर हम आज बात करें तो सिर्फ और सिर्फ असम में ही लगभग 70 लाख जो आदिवासी हैं वो रहते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ। अब ये जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो अपने घरों से निकल के दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो ये जो माइग्रेशन है इसमें बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो इनको झेलनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर इनका होता है, लोग इनके साथ अत्याचार करते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है इन्हें फेस करनी पड़ती है। For example, in the 19th century alone, 5 lakh Adivasis had perished in these migrations.
The song below captures the hope of the migrants and the reality they faced in Assam. एग्जाम्पल पे हम के तौर पे अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के टाइम पे ही लगभग 5 लाख आदिवासी जो हैं वो इस माइग्रेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अपने घर छोड़ने पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप ऑफ माइग्रेंट्स। अब ये जो नीचे एक सॉन्ग दिया हुआ है, इससे हमें एक तरीके से पता चलता है कि जो माइग्रेंट्स थे क्या उनकी उम्मीदें रहती थी और किस तरीके से असम में वो प्रॉब्लम फेस करते थे। कम मिनी लेट्स गो टू असम। तो जो फर्स्ट वाला पैरा है उसमें एक तरीके से जो आदिवासी हैं उनकी क्या उम्मीदें रहती थी, उन्हें कैसी एक्सपेक्टेशन रहती थी कि जब हम असम में जाएंगे एज प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करेंगे तो हमारी सिचुएशन कैसी रहेगी। तो वो बड़े खुश होके कोई जो आदिवासी है वो बच्चे को बोल रहा है या दूसरे पर्सन को बोल रहा है, मिनी को, तो कह रहे हैं कि हे मिनी चलो असम चलते हैं, हमारी कंट्री जो है उसने बहुत कुछ सफर किया है। द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। हमारी जो कंट्री है, कंट्री ऑफ असम, मतलब कि असम के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें हैं और वहाँ पे जो गार्डन्स हैं, टी गार्डन्स हैं, वो फुल ऑफ ग्रीनरी हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी जगह पे हम कहीं जाएंगे, काम करेंगे, राइट। द सरदार सेज वर्क वर्क। अब यहाँ पे बात हो रही है उनकी सिचुएशन की कि हकीकत में उनकी सिचुएशन कैसी थी कि जो सरदार है वो दिन भर ये कहता रहता है काम करो काम करो। बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम। और जो बाबू है वो क्या कहता है कि इनको पकड़ के लाओ और यहाँ मतलब उन्हें काम के लिए लेके आओ। कि कभी कभी कोई आदिवासी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होके वहां से भागने की भी कोशिश करता था, तो जो बाबू है वो उनको पकड़वा लेता था और वो वापस प्लांटेशन में काम करने के लिए उन्हें बुला लेता था। द साहिब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक। और साहिब जो है वो कहता था कि अगर ठीक से काम नहीं किया या भागने की कोशिश की तो तुम्हारे जो पीठ है उससे हम स्किन निकलवा लेंगे, मतलब तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इस तरीके की बातें जो है होती थी। हे जादूराम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम। और किसी जादूराम को बोला जा रहा है कि हे जादूराम तुमने हमें धोखा दिया है असम भेजकर। अब असम कैसे भेजा जाता था कि ये आदिवासी हैं तो बीच में कोई मिडल मैन रहता है, ये आदिवासी, ये मिडल मैन, और यहाँ पे एक तरीके से ब्रिटिशर्स हो गए जो कि प्लांटेशन जो थी वहां पे काम करने के लिए आदिवासी को बुला रहे थे। तो ये मिडल मैन जो है वो ब्रिटिशर से कहता है कि मैं तुम्हें वर्कर्स ला के दूंगा। अब ये मिडल मैन जो है इन आदिवासी को बोलेगा कि तुम असम में जाओगे, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करोगे, बहुत पैसा मिलेगा, अच्छी जिंदगी होगी, चाहो वहां जाओ। अब ये बेचारे अच्छी जिंदगी की जो उम्मीद है उसमें प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करने के लिए चले जाते हैं, बट उन्हें रियलिटी कुछ और ही मिलती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इस मिडल मैन को, कोई जो जादूराम है जिसने उन्हें असम भेजा था, तो उसको बोल रहे हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, हमें झूठ बोला है असम भेजकर। तो इस तरीके से जो आदिवासी जब माइग्रेट करते थे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब जो जगहें जहाँ पे आदिवासी रहते थे उनका जंगल जो है उनको क्लियर किया जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है टिम्बर के लिए, मतलब लकड़ी के लिए, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी और इंडस्ट्रीज के लिए। आदिवासीज have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources। अब आदिवासी जो है वो जंगलों के आसपास तो रहते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे आदिवासी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। These are taken over for mining and other large industrial projects। अब उनके ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई मिनरल पाया जा रहा है, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पाया जा रहा है, उसको जो इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट है वो अपने कब्जे में ले लेती है माइनिंग के लिए, और जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं उन्हें अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन कल्यूड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड्स। जो पावरफुल फोर्सेस हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जबरदस्ती ट्राइबल लोगों की जो जमीनें हैं उन पे कब्जा कर लिया है। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि जो जमीनों पे कब्जा किया जाता है, कि मान लो किसी जगह पे आयरन ओर पाई जाती है और उस जगह पे आदिवासी जो है वो रहते हैं, उनका गांव है वहां पे, तो अब माइनिंग करने के लिए जो लोग आएंगे वो कहेंगे कि तुम ये अपने गांव जो है, अपनी जो खेत है, ये हमें बेच दो, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, राइट। तो पूरा जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए इन जमीनों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जो प्रॉपर पैसा आदिवासी को मिलना चाहिए उनकी जमीनों के लिए, वो नहीं मिलता है और जबरदस्ती इन जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। According to official figures, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribals। तो अगर ऑफिशियल फिगर्स के हम बात करें, जो हमें आंकड़े मिलते हैं, उनके मुताबिक जितने भी लोग माइनिंग्स की वजह से, माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेस किए जाते हैं, अपनी जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, उनमें से 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो ट्राइबल्स ही हैं, राइट। मतलब कितने ज्यादा ट्राइबल्स को
अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। Another recent survey report by organizations working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals। तो दूसरा एक सर्वे जो कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं, उनसे ये पता चला है कि 79% जितने भी लोग, मतलब जितने भी लोग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड से डिस्प्लेस हुए हैं, अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे गए हैं, उन सभी लोगों में से 79% ऐसे लोग हैं जो कि आदिवासी हैं। Huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent area। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई डैम वगैरह बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा जो लैंड एरिया है वो पानी के अंदर दब जाता है, और वो जंगल होते हैं, वहाँ पे जानवर रह रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। तो उन सभी लोगों की जो जगहें हैं वो उनसे छिन जाती हैं और उन्हें मजबूरी में आके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनके पानियों के अंदर, जिनके तले जो है बहुत सारे आदिवासी की जमीनें दब चुकी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो जो ट्राइबल्स वगैरह हैं उनकी ज्यादातर जमीनें जो है वो मिलिटराइज्ड हैं। मिलिटराइज्ड मतलब वहाँ पे जो आर्मी है वो रहती है, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो रहती हैं, वहाँ पे पहरा देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न जगहें हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, बट वो ट्राइबल्स की लैंड जो है वो मिलिट्री के अंदर आ रही है, वहाँ पे जो आर्मी है वो रह रही है कि मतलब सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वहाँ पे आर्मी तैनात है। इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क्स कवरिंग 40,564 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering 1,19,776 square kilometer. These are areas where tribals originally lived but were evicted from। तो जैसा कि हमने बात किया था, बहुत सारे जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनकी वजह से भी जो ट्राइबल्स हैं उनको मूव करना पड़ता है। तो इंडिया में 101 जो है नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें लगभग 40,564 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो आता है। अब इस एरिया में ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते होंगे, उनके गांव होंगे, उनकी बस्तियां होंगी, बट क्योंकि ये एरिया अब नेशनल पार्क के अंदर आता है, गवर्नमेंट ने इसे एज नेशनल पार्क रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, इन सब में कुछ कुछ मतलब डिफरेंसेस हैं, जिनमें कि कभी कभी उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्पज रहते हैं कि तुम मतलब एकदम फ्रीली वो एक्सेस नहीं कर सकते, बट बहुत ही कम उन्हें एक्सेस दी जाती है। मतलब कि ओवरऑल नेशनल पार्क्स हो गई, सेंचुरीज हो गई, इन सब की वजह से बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ जो आदिवासीज हैं उनको अपने घर जो हैं छोड़ने पड़े। When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers। बट अगर कोई आदिवासी जो है फिर भी इन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहता है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? इंक्रोचर्स बोला जाता है। इंक्रोचर मतलब जब किसी ने कब्जा कर लिया हो, हथिया लिया हो, मतलब कि वो उनकी ही जमीन है, वहां पे वो सदियों से रह रहे थे, उनके पूर्वज वहां पे रहे हैं, बट क्योंकि एक नया लॉ आ गया जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, तो इस वजह से क्या हुआ, उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा। अब कोई अगर ये कहे कि नहीं ये तो हमारा घर है, हम यहाँ पे रहेंगे, तो कैसे हमें निकाल सकते हो, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो बोलने लगती है कि तुम इंक्रोचर्स हो, तुम जबरदस्ती हमारे लैंड पे कब्जा करके रखे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो आदिवासी को फेस करनी पड़ती है। Losing their lands and access to forest means that tribal lose their main source of livelihood and food। अब जब आदिवासी की इस तरीके से लैंड चली जाती है, उनकी जमीनें चली जाती हैं, उनके जंगल चले जाते हैं जिनमें वो रहते हैं, जिनके जरिए वो अपने जीवन को चला रहे थे, इस वजह से क्या होता है कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है एंड फूड है, उनके खाने का जरिया, उनके जीने का जरिया जो है उनसे छिन जाता है। Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites। अब जब धीरे धीरे करके आदिवासी अपने पूर्वजों की जमीनों को इस तरीके से खो देते हैं, तो मजबूरी में उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरे जो सिटीज हैं वहां पे जाना पड़ता है। और वहां पे भी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि कोई रेड कारपेट लेके उनका इंतजार कर रहा है एंट्री के लिए, वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप जो है फेस करनी पड़ती है। बहुत ही कम वेजेस में उनको जो है लोग काम देते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज में वो जैसे तैसे काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करते हैं। दे thus get caught in a cycle of poverty and deprivation। और इस तरीके से जब वो अपने जंगलों में रह रहे थे तो अपनी जो भी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जी रहे थे, उन्हें जितना चाहिए वो खाना अपना जंगलों से ले लेते थे, मस्त रह रहे थे, खा रहे थे, उगा रहे थे, मतलब जो खेती बाड़ी है वो कर रहे थे स्लैश एंड बर्न करके, तो अपने जो जीवन है वो काफी अच्छे से बिता रहे थे। बट जब उनका सब कुछ छिन जाता है, उन्हें दूसरे सिटी में अपना घर छोड़ के मूव करना पड़ता है, तब वो एक तरीके से जो पॉवर्टी की साइकिल है, गरीबी की जो एक तरीके से साइकिल है, उसमें वो फंस जाते हैं। मतलब उनके पास बहुत कम ऐसा मौका होता है कि कम
अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती हैं कि वो इस गरीबी से बाहर निकल पाएं। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। तो अगर हम गांव में बात करें तो 45% ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहीं जो अर्बन सिटीज हैं उसमें 35% ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब एक तरीके से आप यूं समझ सकते हो कि इन लोगों के पास 2 वक्त का जो खाना है वो भी प्रॉपरली इन्हें नहीं मिल पा रहा। दिस लीड्स टू डेप्रिवेशन इन अदर एरियाज। अब अगर सोसाइटी में इतना बड़ा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगा, पॉवर्टी की जो साइकिल है उसमें फंस जाएगा, तो इस वजह से देश में जो बाकी चीजें हैं उन पे भी असर पड़ेगा। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं जो कि माल नरिश्ड है, मतलब कि कुपोषित हैं, उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो। जो लिटरेसी रेट है वो भी ट्राइबल्स में काफी कम है। लिटरेसी मतलब एक तरीके से आपको कितना पढ़ना और लिखना जो आता है, अगर आप पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं तो दैट इज यू आर लिटरेट। तो ये जो रेट है वो भी ट्राइबल्स में बहुत कम है। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। अब जब आदिवासीज को उनके खुद के जमीनों से बाहर धकेला जाता है, मजबूर किया जाता है वहां से जाने के लिए, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपना कमाने का जरिया ही नहीं खोते बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीजें खो देते हैं, जैसे कि उनका ट्रेडिशनल कस्टम्स, वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग, मतलब कि जिस तरीके से वो जी रहे थे, जिस तरीके के त्योहार वो मना रहे थे, ट्रेडिशंस जो रीति रिवाज वो फॉलो कर रहे थे, वो सब जो है अब कम होने लगते हैं, उनको वो खो देते हैं। क्योंकि अब वो शहर में जब जाएंगे तो कोई ट्राइब कहीं पे काम कर रहा है, कोई ट्राइबल कहीं पे काम कर रहा है, वो एक साथ जुट के एक कम्युनिटी की तरह नहीं रह पा रहे। उनके जो वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे वो सेलिब्रेट करने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो इस वजह से उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो कस्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, they left some houses, they took the cremation ground, temple, well and pond. How will we survive? Says Gobinda Maran, who was displaced due to a refinery project in Odisha. तो गोविंदा मरन जो है, जो कि एक ट्राइबल है, आदिवासी है, जिसको कि ओडिशा में जब एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट हुआ उसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो वो अपनी सिचुएशन को बताता है कि उन्होंने हमारी फार्मिंग लैंड ले ली, हम जिन जमीनों पे हम खेती करते थे वो भी इन लोगों ने हमसे छीन ली। उन्होंने बहुत ही कम जो घर हैं वो हमारे रहने के लिए छोड़े। उन्होंने हमारे क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पे एक तरीके से दफनाया जाता है किसी को मरने के बाद, तो वो सारा जो जगह है, शमशान घाट जो है, वो उन्होंने हमारे ले लिए। हमारे मंदिर की जगह उन्होंने ले ली, हमारा वेल, हमारे जो कुएं हैं, हमारे जो पॉन्ड हैं, उन सबको तो इन लोगों ने ले लिया। अब हम जिएंगे कैसे? सो ये जो बात है वो गोविंदा मरन कहते हैं। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life. अब हमें पता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल जो डायमेंशंस हैं ट्राइबल लाइफ के, वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, राइट? मतलब कि अगर आपने उनसे उनके जीने का जरिया छीन लिया तो डेफिनेटली उनके जो सोशल लाइफ थी, उनके जो रीति रिवाज थे, जो उनके कस्टम्स थे, उन सब पे भी अफेक्ट पड़ेगा। वो सब जो है वो लुप्त हो जाएंगे। उनकी जो नॉलेज थी फॉरेस्ट को लेकर, कि जब वो जंगलों में रहते थे तो वो नए नए पेड़ पौधे जो है उनको देखते थे, उनको बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज थी। वो तो हमारी तरह से दवाइयां और जो गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, वो नहीं लेते थे। उनको अगर बुखार होगा तो वो कोई जड़ी बूटी ले लेंगे। तो उनको जंगलों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। बट अगर उन्हें जंगलों से बाहर निकाल दिया जाएगा, जब वो सिटीज में रहने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी ये जो नॉलेज है वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक स्फेयर में अफेक्ट पड़ता है तो ऐसा नहीं है सिर्फ उसी स्फेयर में। अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ पे असर पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ पे असर पड़ेगा, उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब अगर हम एक स्फेयर पे असर करते हैं, अगर एक स्फेयर जो है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो दूसरे पे अपने आप अफेक्ट पड़ने लगता है। Often this process of dispersion and displacement can be painful and violent। और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा डिस्पोजन का, कि हम ट्राइबल्स को उनकी जगह से फोर्स करके दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही पेनफुल हो सकता है। लोगों को अपने जो घर हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, बड़ा ही दुख जो है उन्हें होता है। साथ ही वायलेंट भी हो सकते हैं, कभी कभी जो आक्रोश है वो भी लोग दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी सिचुएशन जो है हमें आदिवासी इसकी देखने मिली कि किस तरीके से उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती हैं और मजबूर होकर उन्हें दूसरे सिटीज में एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एज प्लांटेशन वर्कर्स उन्हें काम करना पड़ता है।